666 करोड़, एक ऐसा नंबर जिसके बारे में आपको हर लिब्रांडो इन्फ्लुएंसर या तो बता चुका होगा या बताने वाला होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ओएनजीसी ने आरएसएस को फंड किया है या ये सिर्फ एक अधूरी कहानी है जिसका प्रोपेगेंडा आपकी फीड पर चलाया जा रहा है? और अगर ये सच भी है तो इसका मतलब क्या हुआ? चलिए आज पूरी स्टोरी समझते हैं, वो भी फैक्ट्स के साथ। लेकिन उससे पहले एक चीज नोटिस करिए, आजकल एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है। पब्लिकली अवेलेबल डेटा को उठाया जाता है, उसमें एक ऐसा नंबर निकाला जाता है जो कि शॉक क्रिएट करे और उसको हेडलाइन बनाकर डाल दिया जाता है। बाकी का कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको पीछे ही छोड़ दिया जाता है। इससे रीडर्स को लगता है कि शायद बहुत बड़ा स्कैम हुआ है या फेवरेटिज्म हो रहा है। कई बार फैक्ट्स सही भी होते हैं, लेकिन जो उनकी प्रेजेंटेशन होती है वो इस तरह की होती है कि ऑडियंस खुद चौंक जाए कि भाई ये हो क्या रहा है या ये हमारे साथ हो क्यों रहा है, और धीरे धीरे उन तक एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पहुंचाया जाता है। और जर्नलिज्म में सिर्फ इतना दिखाना एक काफी नहीं होता कि डेटा सही है या गलत है, ये भी दिखाना होता है कि डेटा किस तरह से प्रेजेंट किया गया, क्या उसकी पूरी पिक्चर दिखाई गई है या सिर्फ वो ही दिखाई गई है जो कि हेडलाइन में यूज हो सकती है। इसलिए आज हम सिर्फ नंबर की ही बात नहीं करेंगे बल्कि उस नंबर का कॉन्टेक्स्ट भी समझेंगे। दरअसल 19 जुलाई को द न्यूज मिनट नाम की न्यूज वेबसाइट ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश किया। उनका क्लेम है कि ओएनजीसी ने 2015 से 2025 के बीच में 20 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को 668 करोड़ रुपए दिए हैं जिनका आरएसएस से कोई ना कोई कनेक्शन है। ये अमाउंट ओएनजीसी का जो टोटल सीएसआर स्पेंडिंग है उसका 14.7% है। सीएसआर का मतलब क्या होता है? सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है कि कंपनीज अपना प्रॉफिट का हिस्सा समाज के लिए हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन, एनवायरनमेंट और दूसरे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में खर्च करती है। ये कंपनीज एक्ट के रूल के मुताबिक होता है। द न्यूज मिनट ने इन 20 ऑर्गेनाइजेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। 9 ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली आरएसएस से एफिलिएट बताई गई हैं। 9 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों ने बनाई हैं या चलाई हैं जिनका आरएसएस से कोई कनेक्शन बताया गया है, और 2 ऑर्गेनाइजेशन ने कभी आरएसएस के साथ काम किया है। यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि रिपोर्ट ने खुद माना है कि सब ऑर्गेनाइजेशन को एक ही कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। किसी का डायरेक्ट एफिलिएशन बताया गया है, किसी का फाउंडर से के थ्रू कनेक्शन बताया गया है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ इसलिए ही इंक्लूड किया है क्योंकि उन्होंने कभी आरएसएस के साथ काम किया था। मतलब आरएसएस लिंक्ड होना एक काफी ब्रॉड कैटेगरी है जिसके अंदर अलग अलग तरह की रिलेशनशिप को ऐड किया गया है। अगर आपने कभी काम किया है तब भी आप आरएसएस के साथ लिंक्ड हैं, और अगर आपका फाउंडर कभी आरएसएस में था तब भी आप लिंक्ड हैं। सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं 2 ऑर्गेनाइजेशन को। पहली बीएवीपी, जिससे असम के शिवसागर में 300 बेड हॉस्पिटल बनाने के लिए लगभग 434 करोड़ रुपए मिले हैं। दूसरी डीएटीएसएस, जिसे नागपुर में कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए लगभग 140 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये नंबर सही हैं और ये नंबर लिए कहां से गए? जवाब ये है कि ओएनजीसी की खुद की सीएसआर एनुअल रिपोर्ट से। उनकी वेबसाइट पर ये पब्लिकली अवेलेबल है। मैंने खुद क्रॉस चेक किया है। ओएनजीसी की 2018-19 की सीएसआर रिपोर्ट में सिर्फ एक साल में बीएवीपी को 63 करोड़ रुपए दिए गए हैं। न्यूज मिनट का जो ओवरऑल फिगर है उसके साथ ये मैच भी करता है। तो सबसे पहली बात ये क्लियर हो जाती है कि नंबर बिल्कुल सही है और फैब्रिकेटेड नहीं है। तो ये फिगर ओएनजीसी की पब्लिक रिपोर्ट से ही लिए हैं। लेकिन क्या सिर्फ नंबर देखकर पूरी स्टोरी समझ में आती है? नहीं, यहीं से ये कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है। 14.7% का मतलब ये भी होता है कि बाकी की 85% यानी लगभग 3,863 करोड़ उन ऑर्गेनाइजेशन को दिए गए हैं जिनका आरएसएस से कोई कनेक्शन नहीं मेंशन किया गया है। ये पैसा 1980 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, वो भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में दिया गया है। लेकिन जब हेडलाइन की बात आती है तो सिर्फ 668 करोड़ पे ही फोकस करा जाता है, ताकि नेचुरली रीडर्स को लगे कि ओएनजीसी का सीएसआर बजट है वो लगभग आरएसएस की लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन को ही जा रहा है। और अगर मैं दूसरे तरफ का डेटा दिखाता हूं तो पिक्चर और ही बदल जाती है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल संरक्षण को जन भागीदारी और ग्रामीण विकास से जोड़ते हुए ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना एवं अमृत सरोवर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से प्रदेश में अब तक 19,989 अमृत सरोवरों का निर्माण एवं पुनरुद्धार किया जा चुका है। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करती है। ग्राम्य विकास विभाग के समन्वित प्रयासों से अमृत सरोवर अभियान ने जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, कृषि सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण रोजगार को नई गति दी है। निर्माण एवं पुनरुद्धार के पहले चरण में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। दूसरे चरण के अंतर्गत प्रदेश में 2,549 नए अमृत सरोवरों के लिए स्थलों का चयन भी किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में विकसित प्रत्येक अमृत सरोवर को कम से कम 1 एकड़ क्षेत्र में लगभग 10,000 घन मीटर जल क्षमता के साथ तैयार किया गया है। सरोवरों के निर्माण, गाद निकासी और सौंदर्यीकरण के कार्यों को वीबीजी रामजी से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रोजगार के अवसर भी सृजित किए गए हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है और गांवों में सतत विकास की आधारशिला और मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अमृत सरोवर अभियान आज जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और ग्रामीण समृद्धि का प्रभावी मॉडल बन चुका है। यह पहल विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रही है। मैंने ओएनजीसी की 2018 से 19 की रिपोर्ट और 2024 से 25 तक की रिपोर्ट देखी है। इन रिपोर्ट्स में मिलता है कि ओएनजीसी ने गांव में टॉयलेट्स बनवाए हैं, केंद्र विद्यालय स्कूल को सपोर्ट किया है, संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन को फंड किया है, लड़कियों के लिए हॉस्टल बनवाए हैं, नदियों की सफाई करवाई है, फ्लड और साइक्लोन विक्टिम्स की मदद की है, SC ST और दिव्यांग कम्युनिटीज के लिए काम किया है, उनकी को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया। उसके अलावा ऐसे कई सारे वेलफेयर इनिशिएटिव में भी काम किया है। बड़े एनजीओज का भी इसमें जिक्र देखने को मिलता है, जैसे कि हेल्प एज इंडिया, जिसमें एडल्टली सिटीजन्स के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाने के लिए 7 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए गए हैं। अक्षय पात्रा फाउंडेशन, जो स्कूल के बच्चों के लिए मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए भी फंड्स दिए गए हैं। और सुलभ इंटरनेशनल, जो कि सैनिटेशन और पब्लिक हाइजीन पर काम करती है, उनको भी फंड्स गए हैं। यानी ओएनजीसी का जो CSR बजट है वो सिर्फ एक आइडियोलॉजी या एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जा रहा है, वो बहुत वाइड रेंज के हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और देखने को मिलता है कि 668 करोड़ में से 574 करोड़ यानी लगभग 86% जो है वो सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन को ही मिला है, BAVP और DATSAS। बाकी 18 ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ 94 करोड़ ही मिले हैं, वो भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, जहां पर अमाउंट 1 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? हॉस्पिटल और कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने के लिए नेचुरली ज्यादा पैसा लगता है, 100 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, और अगर किसी एनजीओ को स्कूल की बिल्डिंग बनानी हो तो अमाउंट कुछ करोड़ में हो जाता है। लेकिन जब किसी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट को फंडिंग मिलती है तो अपने आप टोटल CSR अमाउंट है वो बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन इस अमाउंट को अलग कॉन्टेक्स्ट में लेना कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो RSS लिंक्ड है, ये अपने आप में ही दिखाता है कि किस तरह से मैनिपुलेशन क्रिएट होती है। RSS लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन को 666 करोड़ की हेडलाइन में कन्वर्ट करना और एक नॉर्मल हेल्थ केयर प्रोजेक्ट को रीडर्स को ये दिखाना कि कुछ तो गलत हो रहा है, ये डिफरेंस होता है इंफॉर्मेशन में और प्रेजेंटेशन में। अब एक लीगल पॉइंट को भी यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ इसलिए CSR फंडिंग देना इलीगल नहीं है क्योंकि उनके फाउंडर्स या मैनेजमेंट कोई आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं। लॉ ये नहीं देखता कि ऑर्गेनाइजेशन किस आइडियोलॉजी पर काम करती है, लॉ ये देखता है कि पैसे किस लिए यूज हो रहे हैं। CSR फंडिंग तब तक वैलिड है जब तक वो शेड्यूल 7 के अंदर आती है, जहां पर सेक्टर्स बताए गए हैं जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन और सोशल वेलफेयर। जब तक पैसा इन सब चीजों में यूज हो रहा है तब तक वो लीगल है। इलीगल तब हो जाता है जब वो पैसा डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है। और द न्यूज मिनट की रिपोर्ट ने कभी क्लेम भी नहीं किया है, रिपोर्ट्स ये नहीं कहती कि हॉस्पिटल फेक है, रिपोर्ट्स ये भी नहीं कह रही हैं कि कंपनीज एक्ट का वायलेशन हुआ है। उनका फोकस है पैटर्न हाईलाइट करने पर। यानी असली जो डिबेट है वो लीगैलिटी की है ही नहीं, यहाँ पर जो डिबेट है वो प्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन की है। रिपोर्ट का फोकस है कि किसी तरह भी जनता को ये मनाया जाए, उनके मन में ये बिठाया जाए कि उनके साथ गलत हुआ है। हमने खुद राष्ट्रीय सेवा भारती के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख उदय कुंटल जी से बात की। उनका कहना यह है कि उनके पास रिपोर्ट की पूरी जानकारी तो नहीं है, इसलिए वो फिगर को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि RSS कोई एक सिंगल रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। RSS से बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो इंडिपेंडेंटली रजिस्टर्ड हैं और अपनी एक्टिविटीज और फाइनेंशियल डेटा को पब्लिक डोमेन में शो भी करती हैं अपनी वेबसाइट्स के थ्रू। उनका कहना था कि सिर्फ नेशनलिस्ट लेबल होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करना ठीक नहीं है, और ये कहना भी सही नहीं होगा कि ONGC ने डायरेक्टली RSS को पैसे दिए हैं, क्योंकि CSR की जो फंडिंग है वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को गई है और उनके प्रोजेक्ट्स भी आपको पब्लिक डोमेन में दिख जाते हैं। तो फिर कंक्लूजन क्या निकलता है? 2 बातें जो एक साथ सच हो सकती हैं। पहली, द न्यूज मिनट का कोटेड जो नंबर है वो पब्लिक CSR रिपोर्ट के साथ ब्रॉडली मैच करता है। ONGC ने वाकई लगभग 668 करोड़ यानी CSR का जो बजट का 14% है उतना दिया है।
वो भी उन ऑर्गेनाइजेशन को जो किसी तरह आरएसएस से लिंक्ड हैं। दूसरा ये भी उतना ही सच है कि ओएनजीसी का जो सीएसआर बजट का 85% है वो ज्यादातर उन ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है जिनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, और 668 करोड़ का जो हिस्सा है वो सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स को दिया गया है, जिसकी वजह से ये नंबर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ना कि इसलिए क्योंकि वो आरएसएस से लिंक्ड हैं या किसी तरह का फेवरेटिज्म यहाँ हो रहा है। इस स्टोरी से हमें एक चीज और समझ में आती है कि कभी कभी नरेटिव बनाने के लिए झूठ बोलना जरूरी नहीं होता, पब्लिक डेटा ही काफी होता है। बस उसमें एक शॉकिंग नंबर उठाइए, उसकी हेडलाइन बना दीजिए और बाकी का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको साइड कर दीजिए, तब ऑडियंस को लगने लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है। इसीलिए इस तरह की रिपोर्ट देखते वक्त आप सिर्फ हेडलाइन मत पढ़िए, ये भी देखिए कि डेटा कहां से लिया गया है, कंपैरिजन कहां से हुआ है, या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट तो नहीं मिस हो रहा। इसलिए सिर्फ हेडलाइन पढ़कर ओपिनियन मत बनाइए, पूरा डेटा देखिए, कॉन्टेक्स्ट समझिए और फिर खुद डिसाइड करिए। हमारा काम सिर्फ इतना था कि हमने आपके सामने पूरी पिक्चर रख दिया, बाकी आप खुद समझदार हैं।